Hello everyone. The past 5 days has been really very tough for our country. We have lost 5 of our soldiers, in which 4 of them were from Special Forces, the God Unit, the 9 PARASF. And in this year, we have lost about 30 plus soldiers and Jawans. And why this is happening? Why we are not able to stop the infiltration? Is it about intelligence failure or anything political? So in this video, I will be discussing the whole story, why it is happening, why the infiltration has risen a lot in this few years, and why we are not able to stop those infiltrators, why we are losing so many lives, and top officers are losing their lives. The the recent incident which happened, in which we have lost two young captains, and all the three lives and all the five lives, people were just below 25. Why we are not able to stop them? So this video has three components. First of all, political. Second one is intelligence, and the third one is defense. Why we are failing as a soldiering unit? Why the elite forces are not able to stop the infiltrators? Why we are losing such lives? So you need patience to watch the complete video, and I will be using both the languages, Hindi and English, so that you will be able to understand everything very clearly. So, first of all, I will talk about the political things which has resulted in so many losses. हाँ, 2019 में हम सबको को पता है हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों को एब्रोगेट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहला पर्पस तो ये था कि कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और दूसरा पर्पस ये था कि पाकिस्तान जो अपना एजेंडा और प्रोपागेंडा जो फैला रहा है उसको रोका जाए। एंड फॉर डैट इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा एक्शंस लिया, और उसमें से सबसे बड़ा एक्शन तो ये था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, और सेकंड ये था कि उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, FATF के ग्रे लिस्ट में डालने की एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई, और जिसमें भारत सफल भी हुआ। तो उसका नतीजा ये हुआ, FATF वैसे होता क्या है? ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर इसमें कोई भी कंट्री अगर ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में आ जाती है, तो उसका हर एक कंट्रीज़ से जो ट्रेड होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण उस कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है, तो उसका 75% ट्रेड जो है बाकी देशों से वो रोक दिया जाएगा, और अगर वो अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और जिसके कारण उसका पूरी दुनिया से उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान को, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जैसे ही डाला, तो इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अब कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी प्रोपागेंडा और एजेंडा अपना कश्मीर में नहीं फैला सकता था। तो उसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये अपनी एक्टिविटीज़ कश्मीर में नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये सब करते तो ये एक प्रूवन ऑर्गेनाइजेशंस है, ये प्रूवन, UN ने इसे एक्सेप्ट किया है कि ये सारे जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर ये अपने एक्शंस करते कश्मीर में, तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट का जो टैग था वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता और उसे पूरी दुनिया आइसोलेट कर देती। तो उसने क्या किया, उसने कुछ कुछ फोर्सेस को कश्मीर में पैदा किया, उनको उसने सेक्युलर टैग दे दिया। उसमें से दो सबसे बड़े थे, वो थे एक PAFF, पॉपुलर एंटी फेसिस्ट फेडरेशन, और सेकंड था द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। ये दोनों फ्रंट्स को कश्मीर में रेज किया गया। इन दोनों का मकसद ये था दिखाना, दुनिया को ये दिखाना था कि जो लोकल कश्मीरी यूथ्स हैं, ये लोग गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये लोग एक्शंस ले रहे हैं। अब ये TRF और PAFF का एक्शंस करने का जो तरीका था, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। ये लोग करते क्या थे, जो नॉन कश्मीरी पीपल थे कश्मीर में, जैसे कि अगर मान लो कोई कश्मीरी पंडित हो या फिर कोई राजपूत हो, कोई डोगरा हो, इन लोगों के दुकानों को या फिर इन लोगों के घरों को अटैक करते थे और किलिंग करते थे। और ये लोग जो थे, जो PAFF और TRF के जो एक्टिविस्ट, जो मेंबर्स थे, जो मिलिटेंट्स थे, ये लोग लोकल कश्मीरी होते थे, और लोकल कश्मीरी होने के वजह से ये सिंगल ग्रुप या फिर दो लोगों के ग्रुप में ये लोग अटैक करते थे, और फाइनली और चुपके से जाकर के अपने काम में दोबारा से लग जाते थे। अब इन लोगों को
ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, चाहे आईबी हो चाहे रॉ हो, अब ये लोग ऑपरेट करते हैं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ पे मैसेजेस जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, जिन्हें डिक्रिप्ट कर पाना, जिन्हें डिकोड कर पाना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए इम्पॉसिबल है। तो होता क्या था कि ये लोग, अगर मान लो अगर मेरा कोई दुकान है, अगर मैं कोई पीएएफएफ का मेंबर हूँ, तो मैं अपना जो नॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ वो मैं करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो पड़ोसी है वो नॉन कश्मीरी है, मैं वहाँ पे जा कर के उसको मार दूंगा और मैं वापस अपने काम पे लग जाऊँगा। पुलिस मुझे ट्रैक भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड है नहीं और मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अब होता क्या है, अगर कोई नॉन कश्मीरी मर गया कश्मीर में, तो पाकिस्तान वहाँ पे वापस अपना प्रोपागेंडा फैलाएगा कि देखो कश्मीर में कश्मीरी या फिर नॉन कश्मीरी सेफ़ नहीं है, जो कि भारतीय गवर्नमेंट फैला रही है दुनिया में कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद यहाँ पे शांति आ चुकी है। लेकिन पीएएफएफ और टीआरएफ के एक्शंस के कारण ये मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। तो एक तो ये हो गया, पीएएफएफ और टीआरएफ क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ, अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, अब दूसरी बात आती है कि इन्फिल्ट्रेशन हो कैसे जा रहा है, जो कि हमारी स्पेशल फोर्सेस, जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट्स है, जो हमारे जितने भी स्पेशल फोर्सेस है, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो, वो सरहद पे तैनात हैं, तो भी इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो पा रहा है। देखो 90s और 2000s, अर्ली 2000s में होता था कि लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के जो फॉरेन टेररिस्ट थे, वो लोग अपने साथ असला बारूद ले करके आते थे। लेकिन अब कोई भी असला बारूद ले करके नहीं आता है, और बहुत ही कम लोग हैं जो कश्मीर से इंट्रूड करते हैं। मोस्टली लोग पंजाब से इंट्रूड करते हैं या फिर राजस्थान के एरिया से आते हैं अंदर में, और वो लोग खाली हाथ आते हैं। तो अब आप सोचेंगे उनके पास वेपन्स कहाँ से आ रहा है। तो ये मेरा आता है सेकंड पॉइंट पे। अभी 2 दिन पहले लश्कर ए तैयबा का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप पंजाब में अरेस्ट हुआ है। वहाँ पे होता क्या है कि लश्कर ए तैयबा जो है पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करती है, और ये जो ड्रग्स है ये वहाँ से जाता है कश्मीर, और कश्मीरी लोकल्स को ये ड्रग्स दिया जाता है, और जिसके कारण उन्हें रेडिकलाइज करना ईजी हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि कश्मीर पुलिस में जो कुछ कुछ डीएसपीज हैं, उनके नाम मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वो लोग इन पाकिस्तानियों से मिले होते हैं, और ये जा कर के डिफरेंट बॉर्डरिंग एरियाज जो है, हो गया भूटान, हो गया नेपाल, हो गया, वहाँ से ये लोग वेपन्स को अरेंज करते हैं और जो लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको देते हैं। तो वो लोग ईजिली इंडिया में कैसे भी करके किसी भी तरीके से, क्योंकि दो दो के ग्रुप में आते हैं लोग, अब दो के ग्रुप में किसी भी तरीके से अंदर घुस गए, पर उनको प्रोवाइड किया जाता है वेपन्स हमारे अपने लोगों के द्वारा। हमारे अपने लोग कौन हो सकते हैं, या तो वो पुलिस वाले होते हैं, या फिर कोई लोकल आर्मी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड है, बट स्टिल इट इज़ ट्रू, बिकॉज ये आईबी के रिपोर्ट के द्वारा मैं सब कुछ स्टेट कर रहा हूँ। हाँ, सब कुछ का डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। अब दूसरी चीज़ ये हुई है कि अब क्या हुआ है, क्यों आज हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ चुका है, और क्यों हम लोग जान अपना गंवा रहे हैं। एक तो हुआ कि जो मैंने अपने आपको बताया कि पीएएफएफ और टीआरएफ क्यों इतना एक्टिव हो चुका है, क्योंकि ये दोनों को प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना है कि देखो इंडिया में लोग सेफ़ नहीं हैं, जो कि ये जो पीएएफएफ और टीआरएफ के जो लोग हैं ये फॉरेन टेररिस्ट ही हैं, ये पाकिस्तानी ही हैं, पर इन्होंने अपना नाम बदल दिया है ताकि लोगों को लगे कि पाकिस्तान अब एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, भारत के लोग, कश्मीर के लोग ही भारतीय सरकार से खुश नहीं है। हाँ, अब मैंने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्यों नहीं ट्रैक कर पा रही है, क्योंकि ये लोकल कश्मीरी होते हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता है, और इनको रेडिकलाइज़ किया जा रहा है लश्कर ए तैयबा के द्वारा। लेकिन लश्कर ए तैयबा डायरेक्टली एक्शन नहीं ले रहा है, वो पैसिव एक्शन ले रहा है। अब इसके बाद आती है कि हमारे फोर्सेस इतने मर क्यों रहे हैं। देखो, वो लोग स्ट्रांग है और हम भी स्ट्रांग हैं, हम लोग स्पेशली ट्रेंड हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, हमारी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनका एक ही मकसद होता है, मारो जब तक खुद नहीं मर जाओ। और सारे अटैक्स जो होते हैं वो काफ़ी अचानक से, और एम्बुश काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो जितने भी मिस हिट्स भी होते हैं उनके कारण हमारे जान चले जाती हैं। और आजकल स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण होता क्या है, जो भी
एरियाज़ है, राजौरी की हो गई चाहे अनंतनाग की जो एरियाज़ हो गई, वहाँ पे लोकल राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट्स को यूज़ करने के बजाय हम लोग स्पेशल फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और स्पेशल फोर्सेस में जो लोग हैं उनको उन एरियाज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण उनकी जान चली जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस तो होते जा रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग drones and UAVs to kill those terrorists, बिकॉज जो राजौरी एरिया है और जो अनंतनाग एरिया है, जिसको जहाँ पे अभी जो 3 सबसे बड़े अटैक हुए हैं, सबसे पहले जो मई में हुई थी अटैक, वो राजौरी के एरिया में हुए थे, जो ट्रक के ऊपर अटैक हुआ था, PAFF ने किया था, तो वहाँ पे भी हमारा लॉस हुआ। वो भी एक जंगल एरिया था जहाँ पे UAVs और ड्रोन्स काम नहीं कर पाते हैं। फिर जो दूसरा अटैक हुआ जहाँ पे अभी सितंबर में हमारे DSP साहब और कर्नल साहब का डेथ हुआ, और भी 5 लोग जितने हुए थे उनका भी जो मौतें हुई, वो भी एक एम्बुश, प्लान्ड एम्बुश था, वो भी एक जंगल एरिया में हुआ। तो वहाँ भी UAVs को यूज़ कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और अभी फिर से जो राजौरी में जो 5 लोग हमारे शहीद हुए हैं, वो भी एक जंगल इलाका था, तो वहाँ भी UAVs को यूज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और OGWs, ओवरग्राउंड वर्कर्स, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये सब कुछ हो रहा है TRF और PAFF के द्वारा। और हर एक काम ISI कर रहा है। सबसे पहले एक पैटर्न बनाऊंगा, आप लोग समझिए। लश्कर तैयबा पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करती है और पैसे सप्लाई करती है, और ये पंजाब से पैसा जाता है कश्मीर, और कश्मीर के यूथ्स और कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ कुछ जो पुलिस वाले हैं, ये लोग मिले हुए रहते हैं, जो लोग वेपन्स अरेंज करते हैं। और यही लोग एंट्रेंस, कुछ कुछ लोग BSF में भी मिले हुए हैं, जो लोग उन्हें अंदर आने दे देते हैं। आप मेरा वीडियो को कहीं और शेयर मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श है, पर सच है। हमारे लोग मिले हुए रहते हैं जिनके कारण उनका इंट्रूजन अंदर हो जाता है, फिर उनको वेपन्स मिल जाता है। मैं आपको एक वीडियो इसके साथ पेश करूँगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिलिटेंट्स हैं वो लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग खाली हाथ आए हैं, लेकिन जब उनको जैसे ही सप्लाई मिलता है वो अपने एक्शंस में उतारू हो जाते हैं। वो लोग लोकल कश्मीरीज़ को नहीं अटैक करते हैं, वो जो नॉन कश्मीरीज़ कश्मीर में रह रहे हैं उनको अटैक करते हैं, क्योंकि उनका एक मकसद है, एक मेंटल ब्रेकडाउन गवर्नमेंट के साथ करना है। ये कि जैसे कि हम गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी प्रमोट किया कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द पीस हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन कश्मीर, सो नाउ everyone can start their business, everyone can settle in Kashmir. So by attacking the people of other areas who are living in Kashmir, they are actually breaking our morale. That's their main purpose. That's why they are killing non-Kashmiris who are living in Kashmir. And once in the last year, their grey list status has been removed, and now they are in the normal range. So that's why they are starting uh, the infiltration by Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. So what is going to happen in the coming future is attacks of bigger intensity is going to happen. Whatever we have seen today is very less. Scenes are changing. Big threats are on our way. So we have to prepare ourselves for the worst, and intelligence bureaus and RAW has to play a very vital role in this, because just by fighting with the arms, if you are killing 2 persons and you are losing your 4 lives, then it is not going to be a very kind and happy situation for any one of us. Kashmir and Pakistan and ISI is playing a very mental role and mental game with India, so we need to tackle them in their own way. So what we can do, first of all, we need to uh, build our intelligence agencies in a very strong way, and we need to keep a check and on every local Kashmiri, and we need to keep a check on bureaucracy and the local police stations which are operating in Kashmir. We need to keep a thorough check on all of them. And second thing is, we need to build a strong UAV system, bring big and strong drone system. We need to map the whole area of Rajouri and Anantnag, so that we can able to operate in those areas in a very decent and very safe way. And
use of Rashtriya Rifles should be increased, and so much reliance on SF is to be decreased. I'm not saying that SF is not very beneficial or less effective force, but in this circumstances, SF is not very useful. That's the reason Rashtriya Rifles is deployed in those areas, because they are very habituated in those areas and they are very near and dear to the local Kashmiris. That's the thing which we need to do. Otherwise, we have to pay a very heavy cost in the coming future. That's all from my side, and I hope you got the point and why all these things are happening. Thank you.